देखो भाई लोग, आज का सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि भाई तुम लोग मेरी जनता हो, ठीक है। मुझे पता है कि मेरी जनता लॉजिकल है, मेरी जनता यहां से सोचती है, और मैं तुमसे आज दरख्वास्त करता हूं कि आज की जितनी भी न्यूज होगी ना, उन सब पर तुम एक बार यहां का यूज करोगे और यहां से सोचोगे कि आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी और जो चीज हुई है वो सही है या गलत है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इलॉजिकल रेफरेंसेस चल रही हैं, ठीक है। तुम आज दिमाग का यूज करना और लॉजिकल जाना, बिकॉज मुझे पता है तुम मेरी जनता और मेरी जनता हमेशा लॉजिकल होती है। खैर, हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय सगी साइनिंग इन। और यार आते हैं अपने सबसे पहले न्यूज की तरफ, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा इंस्टिंक्ट अपने अंदर से आ रही थी, और एक दो दिन में मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो मार्केट वैल्यू थी उस पर बहुत ज्यादा नजर रखा। और गेस व्हाट, मैं ये चीज सोच रहा था कि ये चीज हो सकती है, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी होगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की शेयर प्राइस बहुत तगड़े लेवल से गिरी है। कल 12.38% की गिरावट थी कल, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की टोटल वैल्यू 3.15 से गिरकर 2.55 बिलियन पे आ चुकी। अब मैं इस चीज से तुम्हें बताना क्या चाहता हूं, देखो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो अभी सेलिंग वाली कहानी चल रही थी बाय ग्लेजर्स, वो अब कहीं डिमिनिशिंग साइड पे दिख रही है पिछले कुछ दिनों में। मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या कहानी है। कल एथलेटिक ने रिपोर्ट करा कि जो ग्लेजर्स आउट के जो नारे हैं वो धीरे धीरे डे बाय डे कम होते चले जा रहे हैं। अब इसके रीजंस बहुत ज्यादा क्लियर आउट नहीं है, बट जो ट्रांसफर मार्केट में हमने इस सीजन करा है और अमराबाद को साइन करने वाली जो सबसे बड़ी कहानी हुई, उसके बेसिस पर अब ग्लेजर्स आउट वाली कहानी बहुत धीमे धीमे मार्केट से घटती चली जा रही है। अब इसका सबसे बड़ा कहानी जो पड़ रहा है वो है ग्लेजर्स के ऊपर, कि उन्होंने अब डिसीजन लिया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो मार्केट से हटाने वाले हैं। हाँ, तुमने सही सुना, मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो मार्केट से हटाने वाले हैं। देखो, पिछले साल नवंबर में ग्लेजर्स ने ये डिसाइड करा था कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब सेल करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज्यादा था और डेब्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसे में अब उन्होंने जो वैल्यूएशन लगाई थी क्लब की, वो शुरू तो 4 बिलियन से हुई थी, बट बढ़कर वो 6 बिलियन चली गई। अब यहां पर दो रिपोर्ट्स आते हैं। एक रिपोर्ट जो बताती है कि अभी भी वैल्यूएशन 6 बिलियन ही है, और कोई भी बंदा, जो दोनों बंदे थे रैटक्लिफ और अल्थनी, ये दोनों ही 6 बिलियन की वैल्यूएशन देने को रेडी नहीं है। ये पहली पार्ट की रिपोर्ट्स हैं। और दूसरी जो तरफ की रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि ये अब 6 बिलियन की वैल्यूएशन नहीं है, ये वैल्यूएशन बढ़कर 10 बिलियन जा चुकी है। इस साथ में बोलना, 10 बिलियन जा चुकी है। भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक बार इनकी शक्ल देखो। तुम्हें लगता है कि इस शक्ल पर कोई 10 बिलियन देगा? मतलब उसको खुद सोच कर देखो। और कोई भी इतना पागल क्यों होगा कि वो 10 बिलियन देगा, प्लस उसको पता है कि उसको 3 बिलियन के एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे। सोचो तुम, मैनचेस्टर यूनाइटेड की टोटल डेब्ट अभी वैल्यू 700 मिलियन है, प्लस 2.3 बिलियन तो सिर्फ ओल्ड ट्रैफर्ड को ही रेनोवेट करने में लगेंगे। तो कोई इतना पागल क्यों होगा कि 10 बिलियन तो देगा ही, प्लस 3 बिलियन की एक्स्ट्रा खर्चे वो और उठाएगा। मतलब टोटल 13 बिलियन देगा सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक्वायर करने के लिए। भाई मैं अब इस पे क्या ही बोलूं यार। देखो, एक चीज मैं बोलूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की फैन बेस बहुत ज्यादा ही ऑनेज रहती है। इनके साथ अगर एक अच्छा प्लेयर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन कर लिया ना, ये ग्लेजर्स को भगवान मान लेते हैं। सीधी सी बात है भाई। और तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी ग्लेजर्स के अगेंस्ट। जब तक नहीं उठाओगे तब तक नहीं होगा भाई। ये नहीं छोड़ने वाले, इनको कोई प्रेशर नहीं है। ये ऐसे ही पैसे चूसते रहेंगे हर बारी, और डेब्ट बढ़ता रहेगा। एट द एंड क्लब ही बंद करनी पड़ जाएगी। इतनी ज्यादा भयंकर सिचुएशंस आ जाएंगे। तुम्हें नहीं पता है अभी कितनी भयंकर सिचुएशंस अभी चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर। तो एक चीज मैं बोलूंगा कि ये जो झंडा है ना ग्लेजर्स आउट का, इसको लहराते रहो जब तक ये ग्लेजर्स छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके तरफ प्रेशर नहीं है। और ये चीज यूरोपियन फैंस पे भी भाई है कि वो अगर जा रहे हैं देखने तो ग्लेजर्स आउट के नारे उन्हें लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं लगाएंगे, ये हमारी क्लब को नहीं छोड़ने वाले, और अगर ये नहीं छोड़ेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड डूबती ही चली जाएगी भाई। खैर, अपन अगले अपडेट पर आते हैं, जो कि जॉर्डन हेंडरसन को लेकर। और जॉर्डन हेंडरसन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है कल एथलेटिक को, और उन्होंने ये चीज कहा कि भैया सऊदी जाना जो मेरा डिसीजन था वो सिर्फ पैसे के दम पर नहीं था, वो एक तुम कह सकते हो एक काइंड ऑफ फोर्स्ड डिसीजन था बाय लिवरपूल। अब पूरी डिटेल में बता देता हूं कि हुआ क्या है। कल जॉर्डन हेंडरसन ने इंटरव्यू में कहा कि भैया
सऊदी में आया, देखो सऊदी में आ गया, लेकिन सऊदी आना सिर्फ पैसे के दम पर नहीं था। हाँ, पैसा एक मैटर था जिसके दम पर मैं आया, लेकिन सिर्फ पैसा एक दम नहीं था। क्योंकि जब उन्होंने इंटरव्यू सुना यर्गन क्लॉप का और एफएसजी का कि हमारी जो प्रेजेंट स्क्वाड है वो बहुत अच्छी है, तो हेडरसन ने ये चीज कहा कि भैया अगर मेरे जाने के बाद अगर लिवरपूल ये चीज बोल रही है, अगर यर्गन क्लॉप ये चीज बोल रहा है कि हमारी जो स्क्वाड है वो बहुत अच्छी है, तब कहीं ना कहीं मैं अनवांटेड था और मेरे जाने के बाद लिवरपूल की टीम बहुत अच्छी हो गई है, ये हेडरसन का कहना है। और द थिंग इज, उसने एक और चीज बताया कि जब मैं लिवरपूल छोड़ रहा था तब ना तो एफएसजी और ना ही यर्गन क्लॉप के तरफ से एक भी बार ये चीज आया कि भैया तुम रुक सकते हो तो रुक जाओ, मतलब अगर तुम चाहते हो तो तुम रुक सकते हो लिवरपूल में। ये स्टेटमेंट ना तो एफएसजी की तरफ से आई और ना ही यर्गन क्लॉप की तरफ से आई। एंड हेंडरसन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि आई वाज समवॉट अनवांटेड इन द लिवरपूल। एंड ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कंसीडरिंग कि हम यर्गन क्लॉप और लिवरपूल के बारे में बात कर रहे हैं जो वैसे ही अपने प्लेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं। और ऐसे में यर्गन क्लॉप ना ही लिवरपूल के किसी भी प्लेयर को छोड़ने देना चाहता है अपनी क्लब को और अपनी प्लेइंग स्टाइल को। तो ऐसे में, और वो भी तब जब मो साला को लेकर बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है बिटवीन लिवरपूल और सऊदी की मो साला कहां एंड करेंगे, तो ऐसे में ये टाइमिंग बहुत ही भयानक लेवल बवाल थी भाई। जॉर्डन हेंडरसन भाई, एक चीज मैं बोलूंगा कि भाई खेल गया बंदा। खैर, अब सऊदी पे ही रह के थोड़ा सा पास्ट की ट्रेन पकड़ते हैं और जाते हैं आज से 7-8 महीने पहले वर्ल्ड कप में। और लुइस वैन हाल जो कि नेदरलैंड्स के इंटरनेशनल कोच हैं, तुम्हें पता है लुइस वैन हाल कौन है, और उन्होंने कल ये इंटरव्यू में बताया कि भैया जो वर्ल्ड कप थी वो सिर्फ और सिर्फ मेसी के लिए रिग्ड थी और मेसी को जिताने के लिए फीफा ने ये वर्ल्ड कप रखा था। अब मेरी सेंस ये समझ में नहीं आती है। अब देखो, सबसे बड़ा कहानी है कि उनके प्लेयर्स से उनसे इत्तेफाक नहीं रख रहे। कल वैन डाइक ने ये चीज बोला कि भैया सबकी अपनी ओपिनियन है, सबको ओपिनियन अपना रखने का बहुत बड़ा हक है, लेकिन मेरी ओपिनियन उनसे लाई नहीं करती है, मेरी ओपिनियन अलग है। मेरी ओपिनियन है कि मेसी वर्ल्ड कप बहुत फेयर फैक्ट्री तरीके से जीता है। अब देखो, इसमें मेरी क्या ओपिनियन है? मेरी एक ओपिनियन है कि भाई तुम एक बार, मैंने शुरू में ही कहा था, तुम एक बार सेंस लगाकर सोचना, क्या वर्ल्ड कप सच में रिग्ड हो सकती है? एक बार खुद सोचना है एक बार कि वर्ल्ड कप क्या रिग्ड हो सकती है। अगर वर्ल्ड कप के तुम कुछ अमाउंट्स की बात करो, मैं तुम्हें अमाउंट्स बता देता हूं। वर्ल्ड कप को सिर्फ ऑर्गेनाइज कराने के लिए सऊदी ने 200 बिलियन प्लस यूरोस का खर्चा करा था अभी, सिर्फ वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। एंड उसमें से उनकी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 8 बिलियन की थी, एंड जिसमें से ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन सिर्फ फीफा ही उठाकर ले गई। तो क्या सऊदी सच में 200 बिलियन खर्च करेगी सिर्फ और सिर्फ मेसी के लिए और अर्जेंटीना के लिए? देखो, मैं जियोपॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता, बट थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे देता हूं कि अर्जेंटीना और सऊदी के बीच में रिलेशंस को बहुत अच्छे नहीं है कि सऊदी 200 बिलियन खर्चा कर देगी सिर्फ और सिर्फ मेसी को जिताने के लिए और अर्जेंटीना को जिताने के लिए। एक बार दिमाग लगाकर सोचना, ऐसे में 200 बिलियन सिर्फ मेसी को जिताने के लिए कोई सेंस ही नहीं बनाती, कोई सेंस ही नहीं बनाती। बिकॉज तुम्हें पैसे अगर देने पड़ेंगे तो देखो 4 लेवल्स हैं, चारों लेवल्स पे तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, और ये चारों लेवल्स तो मैनेजमेंट लेवल्स के। जो अलग कंट्री, जो जितने भी कंट्रीज शिरकत करेंगी इस वर्ल्ड कप में, उनको पैसे देने थे तुम्हें और उनके प्लेयर्स को तुम्हें ब्राइब देना था ताकि वो अर्जेंटीना के सामने जानबूझकर बुरा खेले। तुम खुद एक बार सोचना कि ये कितनी ज्यादा इलॉजिकल बात है। और एक चीज तुम मुझे बताओ, क्या मेसी को जिताकर सच में फीफा को फायदा हुआ है? क्या सच में मेसी की बढ़ी पीआर से उनको कुछ फायदा हुआ है? क्या सऊदी को कुछ फायदा हुआ है? कोई भी फायदा, एक रत्ती भर भी फायदा हुआ है इस चीज से कि अर्जेंटीना और मेसी वर्ल्ड कप जीत गई? हाँ, कुछ दिन की पीआर थी इंक्रीज, लेकिन फिर तो वही कहानी, वही ढाके, वही 3 बात वाली कहानी हो गई है, घसक कर वही 0 पे ही आ गए। तो जब इतनी नेगेटिव बातें थी तो क्यों ही फीफा मेसी को जितवाती है? आखिर तो वो भी साले बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन हर चीज में अपना फायदा ढूंढता है, और जब उनको फायदा ही नहीं था तो मेसी को जितवाने का उनका मतलब क्या बनता? बल्कि वो रोनाल्डो को अगर जितवा देते तो बल्कि सऊदी को ज्यादा इससे प्रॉफिट होता, क्योंकि इन दी एंड रोनाल्डो को ही सबसे पहले उन्होंने टारगेट करा था सऊदी में लाने के लिए, सबसे पहले। अभी मैं जनवरी की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में मेसी जीत गया, उनको कोई फायदा नहीं है इस चीज से। और तुम खुद सोचो कि 200 बिलियन सिर्फ एक प्लेयर और एक कंट्री के पीछे, कोई कंट्री इतना पागल नहीं है कि खर्चा करेगी। तो ये जो जितने भी अभी ब्लेम गेम लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है और बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल है और इलॉजिकल है, और इनकी कोई रूट ही नहीं है। ये बस सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम है भाई, कुछ नहीं है। कोई मेरा वो रिएक्शन
इलेक्शन चल रहा है और कुछ नहीं। खैर अपन अगले अपडेट पर आते हैं जो कि है गोल्डन बॉय अवार्ड को लेकर, और गोल्डन बॉय अवार्ड की नॉमिनीज फाइनली अनाउंस हो चुकी है। एंड कुछ नॉमिनीज की मैं लिस्ट दे देता हूं, जो कि सबसे पहला है हमारा रियल मैड्रिड से जूड बेलिंगम। तुम्हें पता है क्या भयंकर परफॉर्मेंस आई है। और बार्सिलोना से 2-3 लौंडे, जिसमें लामीने यामाल ने हिस्ट्री बना दी है 16 साल के ही उम्र में गोल्डन बॉय की अवार्ड में शिरकत करने की। एंड दूसरा जो है वो है अलेहांद्रो बाल्डे की, और बाल्डे की जो पिछले साल की परफॉर्मेंस थी वो नेक्स्ट लेवल रही थी। और ऐसे में ये 2-3 लौंडे और जमाल मुसियाला का भी नाम फ्रॉम बायर्न है इस लिस्ट में। तो ऐसे में अब तुम जाकर अपने फेवरेट गोल्डन बॉय को वोट कर सकते हो एंड उसे गोल्डन बॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जिता सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से तुम वोट कर सकते हो। एंड इसको लेकर एक और कंट्रोवर्सी छिड़ी है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी छिड़ी है कि भैया टेलर स्विफ्ट के जितने भी फैंस हैं उन्होंने जूड बेलिंगम को जिताने का डिसीजन लिया है। अब देखो मैं कहानी बता देता हूं कि बाल्डे ने अभी कुछ दिन पहले टेलर स्विफ्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि भाई उसके गाने मुझे पसंद नहीं है एंड उसके गाने बेकार है। तो ऐसे में अब टेलर स्विफ्ट के जितने भी फैंस थे इस चीज से भड़क गए एंड उस फैन बेस ने सिर्फ बाल्डे से इस चीज का बदला लेने के लिए जूड बेलिंगम को जिताने का डिसीजन लिया है। अब ये सिर्फ न्यूज है, ये सच्चाई है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये सिर्फ अभी न्यूज फ्लैश है और इसकी पुख्ता सबूत अभी तक तो नहीं है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था तो मैंने सोचा मैं जोड़ देता हूं। खैर बाकी तुम्हारा डिसीजन है, तुम जिसको वोट करना चाहो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं तीसरी बार बोल दिया है। जिसका दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप वीडियो तुम अच्छे लगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है तुम्हारे लाइक सब्सक्राइब से। और एंड कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया तुम बिल्कुल दे सकते हो, कमेंट सेक्शन पूरा खुला है। खैर मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और टॉपिक पर। इट्स साइनिंग आउट।